गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के अभी तक 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पॉइंट नंबर ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, मगर एक पॉइंट नंबर बी अभी तक बाकी है उसको सॉल्व करना। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि उसमें एक और पॉइंट है जो हमें पहले डिस्कस करना होगा और उसके बाद ही हम उस पॉइंट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में एलोकेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। कौन कौन से मेथड है? हमारे पास फिजिकल आउटपुट मेथड है, हमारे पास सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, हमारे पास सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, अगर हम सेपरेशन पॉइंट पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट। और अगर हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद में प्रोडक्ट को सेल करें तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट। राइट। प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है या फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट का कंपेयर किया जाएगा कि अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो क्या प्रॉफिट होता है, अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो क्या प्रॉफिट होता है। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे। ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और जिसमें 4 जॉइंट प्रोडक्ट थे, MNOP 4 जॉइंट प्रोडक्ट थे। और फर्स्ट पॉइंट में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना था, 3 मेथड से एलोकेट करना था। सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो में, फिजिकल आउटपुट के रेशियो में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में। हम तीनों मेथड से जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। ए पॉइंट हम खत्म कर चुके थे और आज हम इसके बी पॉइंट को सॉल्व करने वाले हैं। बी पॉइंट में हमें ये बताना है कि ये जो 4 प्रोडक्ट है MNOP, अच्छा इसमें से O जो है वो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो ये जो 3 प्रोडक्ट है M, N और P, इनको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या इनको सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है पॉइंट नंबर बी में। तो आप कहोगे सर ऐसा तो हम पहले भी कर चुके। हम क्या करेंगे? M, N और P, इनका प्रॉफिट फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे, सेपरेशन पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट को कंपेयर करके ये चेक करेंगे कि किनको फर्दर प्रोसेस करना है और किनको सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। मगर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना? क्योंकि जब हमने पहले वो क्वेश्चन किए थे तो उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को क्वेश्चन में कह रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा, इसका इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। और फिर हमने दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करके ये पता किया कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किसको सेपरेशन पॉइंट पर हमें सेल करना है। मगर इस क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कह रखा है, तो क्या करें? अपने मन से इनकम स्टेटमेंट बना दें और फिर प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर हम सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो डिसाइड करते हैं कि फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, इसको डिसाइड करने के 2 तरीके। एक तरीका जो अभी तक हमने पढ़ा जिसमें 2 इनकम स्टेटमेंट बनते हैं, सेपरेशन पॉइंट का और फर्दर प्रोसेस करने के बाद का, और उसके बाद में प्रॉफिट को कंपेयर करके हम ये चेक करते हैं कि हमें फर्दर प्रोसेस करना है या सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। एक और तरीका है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और तरीका है और हमें उसी तरीके का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कह रखा है। तो फिर वो दूसरा तरीका क्या है? उस दूसरे तरीके से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है? इसको समझने के लिए इस बी पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तैयार हो? छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। मान लो
आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, मान लो आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, पुरानी है, करीब करीब 5 साल पहले आपने परचेज की थी। अब आप अपने फादर के पीछे लगे हो कि मुझे नई मोटरसाइकिल दिलाओ, है ना। ये मोटरसाइकिल पुरानी हो गई है, 5 साल इसको हो चुके हैं, हर कोई इस पे हाथ आजमा लेता है। आप भी कभी कभी चला लेते हो, मम्मी भी कभी कभी चला लेती है, सिस्टर भी कभी कभी चला लेती है, मैं भी चलाता हूँ। तो अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे नई मोटरसाइकिल दिला दो। अब मैं सीएमए का स्टूडेंट भी बन चुका हूँ, अब मैं कॉलेज 12th का स्टूडेंट नहीं हूँ, स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहा हूँ, तो ये पुरानी मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। पापा ने कहा ठीक है, नई मोटरसाइकिल दिला देते हैं, बट पहले ये जो पुरानी मोटरसाइकिल है इसको बेच दे। जिस दिन तू बेचेगा पुरानी मोटरसाइकिल, मैं तुझे 2 दिन बाद नई मोटरसाइकिल दिला दूंगा। जैसी मोटरसाइकिल तू कहेगा दिला दूंगा, क्योंकि अगर पुरानी तूने नहीं बेची और नई और खरीद ली तो 2 मोटरसाइकिल घर पर रखने की जगह नहीं है। तू पुरानी मोटरसाइकिल को बेच दे, जिस दिन बेचेगा 2 दिन बाद नई मोटरसाइकिल। आपने कहा यस, बेच दूंगा, ठीक है। आपने बहुत सारे जान पहचान वालों को मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि ये मेरी पूरा मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी है, कुछ ख़राब नहीं है, बस मुझे नई मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, इसीलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अगर कोई ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, ये जो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल है, अगर ये कोई ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे बताए। आपको एक कस्टमर मिल भी गया, उस कस्टमर ने आके आपकी मोटरसाइकिल देखी, ही वॉज रेडी टू परचेज। उसने कहा कि ये मोटरसाइकिल मैं आपसे 10,000 रुपीज़ में परचेज करूंगा। आपको अपनी मोटरसाइकिल तो बहुत प्यारी थी, बट आपको नई भी तो खरीदनी थी। आपने कहा चलो ठीक है, मुझे तो बेचनी है। आपने कहा ठीक है, ओके, 10,000 रुपीज़ दो और मोटरसाइकिल लेकर जाओ। तो वो जो कस्टमर था उसने आपके सामने एक और प्रपोजल रखा। उसने कहा मैं मोटरसाइकिल अभी तो नहीं लेके जाऊंगा, इवनिंग में लेके जाऊंगा, लेट इवनिंग में लेके जाऊंगा, है ना, उसमें रुपए भी लेकर आऊंगा और ये मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा। बट ऐसा है, ये जो मोटरसाइकिल है, अगर तुम इस मोटरसाइकिल की सर्विस करा के दो, अगर तुम इस मोटरसाइकिल की सर्विस करा के दो, इसकी एक लाइट टूटी हुई है उसको ठीक करा के दो, लाइट ठीक करा दो, सर्विस करा दो, मैं तुम्हें 10,000 की जगह 12,000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 12,000 रुपये दूंगा। 2,000 रुपये ज्यादा बता दो, मैं शाम को 12,000 रुपये लेके आऊंगा, या तो तुम्हें 10,000 दूंगा या फिर 12,000 दूंगा, ठीक है ना। उन्होंने आपको 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए। एडवांस में देने का मतलब है चलो ग्राहक पक्का है, आएगा ही आएगा शाम को, ठीक है। 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए। अब उन्होंने कहा या तो मैं इस मोटरसाइकिल को जिस हालत में है उसी हालत में खरीदूंगा, 10,000 रुपीज़ दूंगा, और या फिर मैं इस मोटरसाइकिल के बदले में आपको 12,000 रुपये दूंगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, 12,000 रुपये तभी दूंगा जब आप इस मोटरसाइकिल की लाइट ठीक करा देंगे और इस मोटरसाइकिल की सर्विस करा के फिर मुझे देंगे। आपने कहा ठीक है। आपने कहा 10,000 की जगह 12,000 मिल रहे हैं, 2,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, राइट। तो आपने कहा चलो ठीक है, बात करते हैं। आप उस मोटरसाइकिल को मैकेनिक के पास लेके गए, मैकेनिक से पूछा कि मुझे इसकी लाइट ठीक करवानी है, नई लाइट लगवानी है और इस मोटरसाइकिल की सर्विस करानी है, बताओ कितने रुपए लोगे। मैकेनिक ने चेक किया, लाइट टूटी हुई है, लाइट नहीं लगा देंगे, पूरी सर्विस करके एकदम गाड़ी को ठीक कर देंगे। मैकेनिक ने कहा मैं इस काम के 2,500 रुपीज चार्ज करूंगा। कितने चार्ज करूंगा? 2,500 रुपीज चार्ज करूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्या करोगे, इस मोटरसाइकिल को जिस हालत में है उसी हालत में बेच दोगे, या फिर इस मोटरसाइकिल की लाइट को और सर्विस करा के फिर आप बेचोगे। आप अगर जिस हालत में उसी हालत में देते हो तो 10,000, और ठीक करा के देते हो, लाइट ठीक करा के देते हो, सर्विस करा के देते हो तो 12,000, 2,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं। मगर आप ये सोच रहे हो कि ये 2,000 रुपये ज्यादा तब मिलेंगे ना जब लाइट ठीक करूंगा, जब सर्विस करूंगा, और लाइट ठीक कराने का और सर्विस कराने का चार्ज लगता है 2,500।
मतलब 2,000 रुपये ज्यादा लेने के लिए 2,500 का खर्च करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस हालत में उसी हालत में दोगे। शाम को आएगा, भैया तू ही ठीक कराते रहना, मुझे तो 10,000 में जैसा है वैसा मैं 10,000 में दे रहा हूँ। करेक्ट ना? क्योंकि आप अगर उस मोटरसाइकिल को ठीक कराते हो तो आपका एक्सपेंडिचर आता है 2,500 और आपको ठीक कराने के बदले में 2,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, 2,000 ज्यादा मिल रहे हैं और खर्च करने पड़ेंगे 2,500। बिल्कुल नहीं, आप उस मोटरसाइकिल को ठीक करा के नहीं दोगे, जिस हालत में है उसी हालत में दे दोगे। राइट? मान लो वो जो मैकेनिक है वो कहता है कि इस लाइट को ठीक कराने के, मोटरसाइकिल की सर्विस करने के मैं आपसे चार्ज करूंगा 1,500। अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? ऐसी दोगे या ठीक करा के दोगे? इंप्लाइड है अब ठीक करा के देंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही देते हो तो 10,000, ठीक करा के देते हो तो 12,000। ठीक करा कर देने से 2,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं और ठीक कराने के 1,500 रुपीज लग रहे हैं। मतलब आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। ठीक कराकर अगर सेल करते हो तो 500 रुपये का ज्यादा अमाउंट आपको मिलता है। अब आप ठीक करा के दोगे। करेक्ट है ना? कुछ ऐसा ही डिसीजन हमें यहां भी लेना है। अब आप समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी पॉइंट है। कैसे डिसाइड करते हैं कि सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है या फर्दर प्रोसेस करने के बाद में बेचना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? एक तो तरीका हमने पढ़ा, जब आपको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तब कैसे करना है, तब कैसे डिसाइड करते हैं कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें या सेपरेशन पॉइंट पर बेचें। तो हमें केवल प्रॉफिट को कंपेयर करना है, जहां ज़्यादा प्रॉफिट हम वहां पर सेल करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना ही नहीं हो तो कैसे डिसाइड करना है, अब समझना। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट एम की बात करते हैं। प्रोडक्ट एम सेपरेशन पॉइंट पर भी सेल हो सकता है। अगर प्रोडक्ट एम को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो 20 लाख रुपीस मिलते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट एम को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देता हूं तो मुझे प्रोडक्ट एम को सेल करने से 20 लाख रुपीस मिलेंगे। राइट? अगर मैं प्रोडक्ट एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपीस मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1 करोड़ 20 लाख। मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल किया जाए तो 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। करेक्ट ना? 1 करोड़ ज्यादा मिले। यहां सेल करें तो 20 लाख, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो 1 करोड़ 20 लाख। वही मोटरसाइकिल वाली बात हो गई कि ऐसे ही बेच दें तो 10,000 और अगर ठीक कराने के बाद बेचें तो 12,000। कितने ज्यादा मिले? 2,000। सेम यहां पर है, अगर मैं उसको ऐसे ही बेच दूं, फर्दर प्रोसेस किए बिना ही बेच दूं तो 20 लाख और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो 1 करोड़ 20 लाख। मतलब मुझे 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो 1 करोड़ रुपीस ज्यादा मिलते हैं। बट इसके लिए मुझे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा और फर्दर प्रोसेस में कितना एक्सपेंडिचर आएगा? 80 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आएगा। फर्दर प्रोसेस करने से 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे और फर्दर प्रोसेस करने में 80 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आएगा। तो क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। जैसे हमने मोटरसाइकिल में किया था, 10,000 में ऐसे ही और ठीक कराने के बाद 12,000, 2,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। 2,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे बट इसके लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? अगर एक्सपेंडिचर 2,000 से कम करना पड़ेगा तो हम ठीक करा के देंगे और अगर एक्सपेंडिचर 2,000 से ज्यादा लगता है तो ठीक करा के नहीं देंगे, जैसा है वैसे ही बेच देंगे। ठीक है ना? तो यहां पर भी हम देखेंगे कि अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो 20 लाख मिलते हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 1 करोड़ 20 लाख मिलते हैं। 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे और इसके लिए खर्च करना पड़ेगा केवल 80 लाख। तो फर्दर प्रोसेस करने से 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो मुझे एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है। ठीक है? अब बात करते हैं एन को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो 12 लाख रुपीस मिलते हैं और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 40 लाख रुपीस मिलते हैं। ज्यादा मिले? कितने ज्यादा मिले?
28 लाख रुपीस ज़्यादा मिले, बट इस 28 लाख रुपीस ज़्यादा मिले इसके लिए मुझे खर्च कितना करना है? 32 लाख। 28 लाख ज़्यादा मिलेंगे और उसके लिए खर्च करना है 32 लाख। ना 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 ना, एन को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर देना है। अच्छा, ओ तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। पी अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो 28 लाख रुपीस मिलते हैं, और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 48 लाख रुपीस मिलते हैं। ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 20 लाख रुपीस ज़्यादा मिल रहे हैं, और इस 20 लाख रुपीस हमें ज़्यादा मिले इसके लिए खर्च कितना करना है? 36 लाख। 20 लाख रुपए ज़्यादा के लिए 36 लाख रुपीस खर्च करने हैं, नहीं करना है। पी को भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, मतलब केवल और केवल एम को फर्दर प्रोसेस करना है। अब इसको लिखना कैसे? लिखो आप लोग, ये बी पॉइंट का सॉल्यूशन लिखो आप। पॉइंट नंबर बी, statement showing increase oblique decrease in profit due to further processing, due to further processing। फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? एम, एन और पी। पी तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, तो इसीलिए उसके बारे में तो कुछ डिसाइड करना ही नहीं है। डिसाइड हमें करना है एम, एन और पी के लिए। सबसे पहले हम यहां कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू। सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल करते हैं और फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो उसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट की सेल्स वैल्यू से ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? एम में 1 करोड़ रुपीस ज़्यादा है, सेपरेशन पॉइंट पर 20 लाख, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ रुपीस ज़्यादा है। एन में कितना ज़्यादा है? सेपरेशन पॉइंट पर 12 लाख और फर्दर प्रोसेस के बाद 40 लाख, 28 लाख रुपीस ज़्यादा है। सेल्स वैल्यू इंक्रीज होती है 28 लाख और पी में 20 लाख। मगर ये सेल्स वैल्यू इंक्रीज होगी कब? जब आप फर्दर प्रोसेस करोगे, और इसमें क्या लगेगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एम में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 80 लाख, एन में 32 लाख और पी में 36 लाख। एम में नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो प्लस आ रहा है, मतलब इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, और एन और पी में नेट रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? एम में 20 लाख इंक्रीज होगा, एन में 4 लाख डिक्रीज होगा, फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, और पी में 16 लाख से कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एम शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। केवल आपको एम को फर्दर प्रोसेस करना है। प्रोडक्ट एन एंड पी शुड बी सोल्ड एट सेपरेशन पॉइंट। इन दोनों को सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करना है। ठीक है, फटाफट से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद हम करते हैं अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों कंप्लीट हो जाएंगे? इतने सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th बहुत सारे हैं, वो इसलिए कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि अब जो आगे क्वेश्चंस है वो बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन वाले हैं। ये अभी तक जो क्वेश्चंस थे इनके सोल्यूशन थोड़े बड़े थे, बट आगे जो क्वेश्चंस है
वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन छोटे छोटे हैं, तो बिल्कुल फटाफट से वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब जो आगे क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आप ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो आगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक जैसा ही है ना, समझना। हम देखो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मान लो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और यहां हम लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से समझना, इजी है और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं हम यहां पर? सेल्स, ठीक है, माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर है तो, अभी तक तो वैसे जितने भी क्वेश्चन के उसमें थी नहीं, और माइनस करते हैं जॉइंट कॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मान लो हमें तीनों प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो ये टोटल हो गया। तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखी है, ये माइनस होती है, ये तीनों की दे रखी है, ये टोटल हो गई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है और दे रखी है मान लो, तो ये भी तीनों की दे रखी है और ये टोटल भी हो गई। मगर जॉइंट कॉस्ट केवल टोटल दे रखी है, तीनों की नहीं दे रखी, और हमें तीनों का प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या आप इन तीनों की जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सेल्स में से जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करते हैं, जॉइंट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब प्रॉफिट आता है। अगर हमें प्रॉफिट पता है, अगर हमें प्रॉफिट पता है तो सेल्स में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करो और प्रॉफिट को भी माइनस करो, तो क्या मिलेगा? हमें जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जॉइंट कॉस्ट। हम ए की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, हम बी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, हम सी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, और ये टोटल तो हमें जॉइंट कॉस्ट दे ही रखी होगी। कर सकते हैं ना? ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो। अभी तक जितने क्वेश्चन के उसमें हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो तो फिर पहले वाले तरीका काम आएगा ही नहीं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वैसे आपको जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सब कुछ लिख दो, बैलेंसिंग फिगर, जॉइंट कॉस्ट, इजी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, हमें प्रॉफिट ए का नहीं दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है, तो कैसे करोगे? तो एक काम करते हैं, पहले बी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, फिर सी की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, फिर आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट तो पता ही होगी, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बी का शेयर और सी का शेयर माइनस करो, तो हमें ए की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। ऐसे भी किया जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर प्रॉफिट दिया हुआ होता है। प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप समझ लो वो पहले वाले तरीका काम नहीं आएगा। वो जो जॉइंट कॉस्ट को बांटने के जो हमने मेथड समझे थे, फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एनआरवी, ये कुछ भी काम नहीं आना है। अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और क्वेश्चन से जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करोगे, बैलेंसिंग फिगर, जॉइंट कॉस्ट। ऐसा तभी होगा जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा, राइट। देखिए अब आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं आपको बता दूं। ये देखो
आपके दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है, दिसंबर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एसजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए विच यील्ड 2 बाई प्रोडक्ट बी एंड सी। प्रोडक्ट ए और इसके साथ में 2 बाई प्रोडक्ट बी और आप कहोगे सर आपने तो कहा था बाई प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखो बाई प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्क्रैप। बाई प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, स्क्रैप। बट अगर स्क्रैप की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम उसको बाई प्रोडक्ट मानते ही नहीं है, फिर हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको मेन प्रोडक्ट ही मानते हैं, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट ही मान लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देने का मतलब है कि हमने बाई प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट माना है, तभी ऐसा दिया हुआ है। अदरवाइज तो बाई प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली स्क्रैप की तरह होता है, ठीक है। तो यहां पर उसको देने का मतलब है कि हमने उसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लिया है ना। जब हम बाई प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट मान लेते हैं तभी हम उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बाई प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट नहीं मानते, मतलब स्क्रैप ही मानते, तो स्क्रैप का वैसे भी कोई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं होता है। एसजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए जिससे 2 बाई प्रोडक्ट बी और सी। द एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट 9,000 रुपीज। जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 9,000। प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट, देखो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे रखा है 33.33% ये ए का, 25% बी का और 15% सी का। हमने बी और सी का भी प्रॉफिट निकाला है, जबकि स्क्रैप का प्रॉफिट कभी कैलकुलेट नहीं होता, स्क्रैप का प्रॉफिट थोड़ी ना होता है। मगर हमने स्क्रैप का मतलब बाई प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाला है, इसका मतलब हमने बाई प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट माना है, तभी हमने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया। 33.33%, 25% और 15% तीनों का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। मटीरियल, वेजेज, ओवरहेड, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का बाइफर्केशन किया हुआ है, हमें बाइफर्केशन से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 450 रुपीज। बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 325। सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 150। ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में मटीरियल, वेजेज, ओवरहेड दे रखा ना, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। सेल्स, सेल्स वैल्यू दे रखी है, ए में 6,300, बी में 4,800 और सी में 2,500। एपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस, लिखिए आप लोग स्टेटमेंट showing allocation of joint cost। Statement showing allocation of joint cost, A, B, C, total। सेल्स, ए की सेल्स 6,300, बी की सेल्स 4,800, सी की सेल्स 2,500। 6,300 प्लस 4,800 प्लस 2,500, टोटल 13,600 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं दे रखी, ठीक है, माइनस जॉइंट कॉस्ट, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 325, सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 150 और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450 प्लस 325 प्लस 150 इक्वल्स टू 925, राइट। अब इसके बाद में जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट की टोटल हमें पता है 9,000, याद रखिए जॉइंट कॉस्ट की टोटल 9,000। जितना है सब कुछ टेबल में, जितनी नॉलेज आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो भी आपके नॉलेज में इंफॉर्मेशन है सब कुछ लिख दो। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट
ए का प्रॉफिट है 33.33%। 33.33% का मतलब होता है 1/3, है ना। ए की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट किसका होता है, सेल्स का परसेंटेज। 6300 का 1/3 होता है 2100। बी में प्रॉफिट है 25%। बी की सेल्स कितनी है 4800, उसका 25% 1200। और सी का प्रॉफिट है 15%। सी की सेल्स कितनी है 2500 का 15% 375। टोटल प्रॉफिट 2100 प्लस 1200 प्लस 375, इट इज 3675। क्या मैं जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। बैलेंसिंग फिगर, ए की जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ए की सेल्स कितनी है 6300 माइनस ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450 माइनस ए का प्रॉफिट 2100, ए की जॉइंट कॉस्ट 3750। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग फिगर। बी 4800 सेल्स वैल्यू माइनस 325 माइनस 1200, इट इज 3275। एंड सी 2500 माइनस 150 माइनस 375, इट इज 1975। अब चेक कर लेते हैं क्या सही है। ये जो तीनों की जॉइंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए, ये टोटल 9000 होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। 3750 प्लस 3275 प्लस 1975, 9000। वेरी नाइस, इजी। और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, राइट। आगे की क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, टू प्रोडक्ट P and Q are obtained in crude form and require further processing at a cost of ₹5 for P and ₹4 for Q per unit before sale। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट, ₹5 एंड ₹4 P और Q में, ये पर यूनिट दे रखी है। एज्यूमिंग ए नेट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20% होता है। कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20%। दोनों का जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। सेलिंग प्राइस P की 13.75, Q की 8.75 पर यूनिट। ड्यूरिंग द पीरियड जॉइंट कॉस्ट 66,000, आउटपुट P 8,000, Q 6,000, ascertain the joint cost per unit। statement showing allocation of joint cost। P Q टोटल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेल्स वैल्यू। P की सेल्स वैल्यू, P की यूनिट से 8000, सेलिंग प्राइस है 13.75, 8000 मल्टीप्लाई बाय 13.75, इट इज 1,10,000। Q की सेल्स वैल्यू, Q की यूनिट से 6000 मल्टीप्लाई बाय 8.75, इट इज 52,500, टोटल 1,62,500। इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, और इसका रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। P में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट। यूनिट कितनी है 8000, 8000 मल्टीप्लाई बाय 5, 40,000। Q में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट। यूनिट कितनी है 6000, 24,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई 64,000। जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 66,000। प्रॉफिट, P में प्रॉफिट है
और क्यू में, दोनों में सेल्स का 20%, कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20% होता है। तो 1,10,000 का 20% हो गया 22,000 और 52,500 का 20% होता है 10,500, टोटल मिला के 32,500। P 1,10,000 minus 40,000 minus 22,000, it is 48,000. Q 52,500 minus 24,000 minus 10,500, it is 18,000। और ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। Okay, now next question. Next question, question number 9th. A company manufacture one main product M1 and two byproduct B1 and B2 for the month of January 2019. Following details are available. Total cost up to separation point, मतलब joint cost. सेपरेशन पॉइंट तक का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो जॉइंट कॉस्ट होता है। M1, B1, B2 कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, नेट प्रॉफिट सेल्स का परसेंटेज, सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, देयर इज नो बिगनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है और प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करेंगे, ये जो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट है और ये जो इनकम स्टेटमेंट है एक साथ ही बन जाएगा, मतलब ए और बी पॉइंट दोनों का आंसर एक साथ हो जाएगा। ए एंड बी, इनकम स्टेटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। M1, B1, B2 and total। सबसे पहले सेल, इस क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंडिचर दे रखा है, पहली बार आया ये, ठीक है। सेल्स, M1 की सेल्स 4,000 यूनिट्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, 4 लाख। 1800 मल्टीप्लाई बाय 40, 72,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 90,000। 4 लाख प्लस 72,000 प्लस 90,000, टोटल 5,62,000। माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट M1 में नील, B1 में 35,000 और B2 में 24,000, टोटल 59,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है और ये किसका परसेंटेज है? सेल्स का परसेंटेज। M1 में 20% माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, M1 में 20%, 4 लाख का 20% होता है 80,000। B1 में 15%, 72,000 का 15% होता है 10,800। B2 में 15%, 90,000 का 15% होता है 13,500। और ये हमारी टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें मिल जाएगी 80,000 प्लस 10,800 प्लस 13,500, इट इज़ 1,04,300। अच्छा, टोटल जॉइंट कॉस्ट हमें पता है 2,12,400, तो हम टोटल में तो लिख ही देते हैं 2,12,400 हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट, राइट। अब बात आती है प्रॉफिट की, यहाँ से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और
मतलब हमें प्रॉफिट को लिखना है तो जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, राइट। अच्छा, M1 का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है मगर B1 का दिया हुआ है, कितना? 20%। 72,000 की सेल्स, उसका 20% होता है 14,400। B2 में 30%, 90,000 की सेल्स, उसका 30% 27,000। तो क्या मैं B1 की और B2 की जॉइंट कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। B1 की सेल 72,000, माइनस करेंगे 35,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे 10,800 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, माइनस करेंगे 14,400 प्रॉफिट। तो इसका मतलब है 11,800 मुझे मिलेगा B1 की जॉइंट कॉस्ट। B2 की जॉइंट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सेल्स वैल्यू 90,000 माइनस 24,000 माइनस 13,500 एंड माइनस 27,000, 25,500। B1 की जॉइंट कॉस्ट आ गई, B2 की जॉइंट कॉस्ट आ गई, दोनों की जॉइंट कॉस्ट आ गई। तो बची हुई जो जॉइंट कॉस्ट है वो किसकी होगी? M1 की। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट है 2,12,400। 2,12,400 में से माइनस करते हैं B2 का शेयर जॉइंट कॉस्ट में 25,500, B1 का शेयर 11,800। तो इसका मतलब है M1 का जॉइंट कॉस्ट में शेयर 175,100। और अब मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। M1 की सेल्स 4 लाख माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नील माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80,000 माइनस 175,100 जॉइंट कॉस्ट, तो 1,44,900 M1 का प्रॉफिट प्लस 14,400 B1 का प्रॉफिट प्लस 27,000 B2 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 186,300। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये चेक भी हो गया। चलिए फटाफट से इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10th। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट M एंड 2 प्रोडक्ट P एंड Q, ठीक है। कॉस्ट अप टू सेपरेशन, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट आपको दे रखी है, इट इज 2,50,000। देन MPQ कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यूनिट्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो M का नहीं दे रखा है, P और Q का दे रखा है। सेलिंग एक्सपेंसेस 85,000 है टोटल, आर टू बी अपोर्शन टू द 3 प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल दे रखे हैं मगर M, P और Q में क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। किसको? सेलिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। देयर इज नो बिगनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो, प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो ये पहले हम ए और बी पॉइंट का तो आंसर कर ही लेते हैं, फिर सी पॉइंट में देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं ए एंड बी, इनकम स्टेटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ joint cost, allocation of joint cost, MPQ, and total। सबसे पहले सेल्स 4,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 170, इट इज 7,65,000। P 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज पर यूनिट, इट इज 2 लाख। Q 1,500 मल्टीप्लाई बाय 50, 75,000। टोटल 7,65,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000, इट इज 10,40,000।
40,000 माइनस करेंगे हम इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट M में नील है, P में 60,000 है और Q में 30,000 है। टोटल हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई 90,000, राइट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की टोटल हो गई 90,000। उसमें से माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सबसे पहले तो टोटल में लिखते हैं। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 85,000 और लिखा हुआ है कि इसको क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है, मतलब सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट M की कितनी है 4,500, P की कितनी है 2,500, Q की कितनी है, Q की है 1,500। तो क्या रेशियो बन गया ये रेशियो बन गया 9, 5 और 3, राइट। 9, 5, 3 टोटल होती है 17। तो 85,000 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 9 45,000। N पर 45,000, P पर 25,000 और Q पे 15,000। मतलब जो सेल्स की यूनिट है उस रेशियो में सेलिंग एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना था। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, जॉइंट कॉस्ट को यूनिट्स के रेशियो में नहीं बांटना है, सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स की यूनिट के रेशियो में बांटना था, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से जॉइंट कॉस्ट जो कि आएगा बैलेंसिंग फिगर और हमें मिलेगा प्रॉफिट, मगर हम लिखेंगे प्रॉफिट जिससे कि जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगी। जॉइंट कॉस्ट की टोटल कितनी है 2,50,000। 2,50,000 हमारी जॉइंट कॉस्ट की टोटल है, ठीक है। अच्छा, अब P का प्रॉफिट, P का प्रॉफिट है 30%, सेल्स का 30%। P की सेल्स कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 30% होता है 60,000। Q का प्रॉफिट है 25%, कितनी सेल्स है 75,000, इसका 25% होता है 18,750, 18,750। अब हम P की जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। P की सेल्स 2 लाख माइनस 60,000 माइनस 25,000 माइनस 60,000, 55,000 जॉइंट कॉस्ट आएगी। Q सेल्स 75,000 माइनस 30,000 माइनस 15,000 माइनस 18,750 इक्वल्स टू 11,250। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 2,50,000। टोटल जॉइंट कॉस्ट 2,50,000 में Q का शेयर कितना है, Q का शेयर है 11,250, माइनस करेंगे। P का शेयर कितना है 55,000, ये माइनस करेंगे तो हमें M का शेयर मिल जाएगा 183,750। अब हमें M का प्रॉफिट मिल जाएगा 7,65,000 माइनस 45,000 माइनस 183,750, इट इज 5,36,250, ठीक है। 536,250 प्लस 60,000 प्लस 18750, टोटल प्रॉफिट 6,15,000। ओके, ये हमारा ए और बी पॉइंट का सोल्यूशन हो गया। अब हमें एक और पॉइंट यहां पर दे रखा है सी, समझना क्या दे रखा है। एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग रिजल्ट इफ द बाई प्रोडक्ट पी इज नॉट फर्दर प्रोसेस। हम पी को फर्दर प्रोसेस करें ही नहीं और उसको सेपरेशन पॉइंट पर ही 60 में बेच दें विदाउट इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। ये कहता है अभी तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, पी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल कर रहे हैं तो हमें पी से प्रॉफिट मिल रहा है 60,000 का। ये कह रहा है अगर मैं पी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करूं तो मेरी सेलिंग प्राइस होगी 60 रुपीज, सेलिंग एक्सपेंडिचर भी नहीं लगेगा। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मतलब पी को मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं, ये बताना है। अभी हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 60,000। अब अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेचूं तो कितना प्रॉफिट होता है, देखो प्रॉफिट ऑफ पी इफ सोल्ड एट सेपरेशन पॉइंट। अगर मैं पी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो कितना प्रॉफिट होता है। सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। ये डिसीजन में केवल P के लिए ही लेना है, ये मुझे M और Q के लिए नहीं लेना है। केवल और केवल मुझे क्वेश्चन में कह रखा है P के लिए बताओ कि उसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें या फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें।
तो सेल्स वैल्यू कितनी होती है? पी की यूनिट्स कितनी है? पी की यूनिट्स है 2500, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 60, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 60, सेल्स वैल्यू होती है 1,50,000। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी और बी पॉइंट में दे रखा है सेलिंग एक्सपेंडिचर भी नहीं लगेगा, केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी। अच्छा, पी की जॉइंट कॉस्ट है कितनी? हमने ऊपर जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया, पी की जॉइंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 55,000, तो केवल जॉइंट कॉस्ट आएगी 55,000। फर्दर प्रोसेस नहीं करें, सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो केवल जॉइंट कॉस्ट ही लगेगी और पी का प्रॉफिट होता है 95,000। और अभी फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है केवल 60,000। तो क्या करें? मत करो फर्दर प्रोसेस, नहीं फर्दर प्रोसेस करेंगे, सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो 95,000 का प्रॉफिट होगा, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो केवल 60,000। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट पी शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस, शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। 95,000 का प्रॉफिट होता है अगर मैं उसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दूं तो पी को, और अगर फर्दर प्रोसेस के बाद प्रॉफिट केवल 60,000, तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको फटाफट से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जून 2018 के सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम पेपर में आ रखा है। जून 2018। CBA Limited manufactures certain grades of product known as M, B1, B2. In the course of manufacture of product M, byproduct B1 and B2 emerge. The joint cost 237,600. Cost after separation मतलब further processing cost. Sales value, profit, सेल्स का कितना परसेंट है वो M1 में भी दे रखा है, B1 में भी दे रखा है और B2 में भी दे रखा है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट which are apportioned to the three product in the ratio of 20-40-40। आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। ठीक है, केवल इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है। इस क्वेश्चन में जो अच्छा पॉइंट है वो सेलिंग एक्सपेंडिचर का पॉइंट है। B1, M1, B1 एंड B2 टोटल। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। M1 की हमें सेल्स रखी है 2 लाख। B1 की सेल्स रखी है 1,20,000। B2 की सेल्स रखी है 80,000। टोटल सेल्स 4 लाख। सारे प्रोडक्ट की सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है। माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट M1 की दे रखी है 20,000, B1 की दे रखी है 15,000 और B2 की दे रखी है 10,000। टोटल इज 45,000। टोटल 45,000। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट हमें पता है M1 का प्रॉफिट है 25% सेल्स का। M1 की सेल्स कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 25% 50,000।
B1 का प्रॉफिट 20%, B1 की सेल्स 1,20,000, उसका 20% होता है 24,000। B2 का प्रॉफिट 15%, 80,000 का 15% 12,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000, 24,000 और 12,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 86,000। 86,000 इज टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? ये कह रहा है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो टोटल कॉस्ट का 10% है। किसका? टोटल कॉस्ट का 10% है। हमारी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है? हमारी टोटल सेल्स वैल्यू है 4 लाख रुपीज और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? 86,000। टोटल सेल्स 4 लाख माइनस टोटल प्रॉफिट 86,000, टोटल सेल्स माइनस टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते तो कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट है 3,14,000। 3,14,000 का 10% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। 3,14,000 का 10% होता है 31,400। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट पर 20-40-40 के रेशियो में एलोकेट करनी है। 31,400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 6280, 6280, 12,560, 12,560, ये हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टोटल आ गई। और क्वेश्चन में दे रखा है 20-40-40 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके बाद में आएगी जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट की टोटल है 237,600, ये हमारी जॉइंट कॉस्ट है। अब जॉइंट कॉस्ट तो कैसे निकालेंगे? M1 की, M1 की सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो जॉइंट कॉस्ट हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। सेम ऐसे ही B1 की, सेम ऐसे ही B2 की। 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 6280 माइनस 50,000, इट इज 1,23,720। 1,20,000 माइनस 15,000 माइनस 12,560 माइनस 24,000, it is 6,8,440। 80,000 minus 10,000 minus 12,560 minus 12,000, it is 45,440। करेक्ट, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। इफ the byproduct B1 is not subject to further process and is sold at the point of separation for which there is a market of at rupees 1,00,440 without incurring any selling expenses। सेम ऐसा ही पॉइंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। वुड यू एडवाइज इट डिस्पोजल एट दिस स्टेज? अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो सेल वैल्यू होगी 1,00,440, सेलिंग एक्सपेंडिचर भी नहीं लगेगा और फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी, केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी। तो हमें बताना है कि क्या इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर देना चाहिए। लिखिए आप लोग, प्रॉफिट ऑफ B1 इफ सोल्ड एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल करेंगे तो सेल वैल्यू हमें दे रखी है 1,00,440, केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस करनी है और प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स 1,00,440 लेस जॉइंट कॉस्ट। B1 में जॉइंट कॉस्ट कितनी है? B1 में जॉइंट कॉस्ट है 6,8,440, 6,8,440। कितना प्रॉफिट आएगा? 32,000 का प्रॉफिट आएगा। और अभी हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद B1 को सेल कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट मिल रहा है 24,000 रुपीज़ का। तो अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्ट B1 शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस। B1 को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करना है। सेम पॉइंट जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 मॉड्यूल से दे रखा है। ए फैक्ट्री इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर ए बाई प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज ए कमर्शियल वैल्यू। दो प्रोडक्ट हो गए एक्स और वाई। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, जॉइंट एक्सपेंसेस। देखो इन तीनों की टोटल मिलकर जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी 16,500। ये जो बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंसेस दे रखा है वो हमारे कुछ काम का नहीं है। सेपरेट एक्सपेंसेस एक्स के कितने हो गए 2000 प्लस 2500 प्लस 1400, ये हो गए 5900, और वाई के 2800 प्लस 2500 प्लस 1000 इट इज 6300। आउटपुट फॉर द मंथ वाज 150 क्विंटल एक्स और 50 क्विंटल वाई। सेलिंग प्राइस वाई की 200 रुपीज पर क्विंटल। सेलिंग प्राइस केवल वाई की दे रखी है। प्रॉफिट ऑन वाई इज 33.3333% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 33.33, सेल्स का 25% होता है। कॉस्ट का 33.333%, सेल्स का 25% होता है। कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू प्रोडक्ट एक्स। देखो हमें एक्स की यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है मगर वाई की पूरी डिटेल दे रखी है। अगर मुझे वाई की जॉइंट कॉस्ट पता चल जाए तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से मैं वाई का शेयर माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स का शेयर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पूरा इनकम स्टेटमेंट ऐसे जैसे हम बना रहे थे वैसा नहीं बनेगा क्योंकि एक्स की डिटेल हमारे पास नहीं है। एक्स की सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, केवल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही है। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ वाई। हम वाई की जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे वाई की जॉइंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? केवल वाई का ही इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स वाई 50 क्विंटल और सेलिंग प्राइस है वाई की 200 रुपीज पर क्विंटल, इट इज 10,000। माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो हमें वाई का प्रॉफिट मिल जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाई की हमने कैलकुलेट की, इट इज 6,300 और प्रॉफिट कॉस्ट का 33.3333%, मतलब सेल्स का 25%। प्रॉफिट सेल्स का 25% ऑफ सेल्स, तो 10,000 का 25% 2,500, तो हमें वाई की जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी 10,000 माइनस 6,300 माइनस 2,500, इट इज 1,200 रुपीज। वाई की जॉइंट कॉस्ट 1,200, राइट। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट है 16,500, 16,500। 16,500 में से वाई की जॉइंट कॉस्ट कितनी है? वाई का जॉइंट कॉस्ट में शेयर है 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपये। इट मीन्स बाकी का जो शेयर है वो किसका है? एक्स का शेयर है। एक्स का जॉइंट कॉस्ट में शेयर कितना हो गया? ₹15,300 बैलेंसिंग फिगर। हमें केवल क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट एक्स पर कितनी होगी वो कैलकुलेट करना था। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से वाई का शेयर माइनस कर दिया तो हमें एक्स का शेयर बैलेंसिंग फिगर मिल गया, करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा जॉइंट प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म। इस चैप्टर का भी प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म। इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, बहुत कम थ्योरी दे रखी है, ज़्यादा थ्योरी है नहीं, केवल ये देखिए इतनी सी थ्योरी है, केवल इतनी सी थ्योरी है। तो ये भी फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा थ्योरी है नहीं, केवल आधे से पौन पेज की थ्योरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी ज़्यादा है नहीं। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से जो जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं, आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर अंटिल द सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट के बाद सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। हैव ए सब्सटेंशियल सेल्स वैल्यू, सबकी सेल्स वैल्यू ज़्यादा होती है। मे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन के बाद फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो सकती है। ये होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है।
बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ए बाई प्रोडक्ट इज द आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस इंसिडेंटली वाइल मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट। आप जब मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो साथ में कुछ स्क्रैप टाइप कुछ हो जाता है, हम उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट एडेड टू सेल वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट को बेचने से रुपए मिलेंगे वो मेन प्रोडक्ट की सेल्स में ऐड कर दो। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट मे बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट इंसिडेंटल सोर्स ऑफ इनकम। वैसे हम अकाउंट्स में ऐसे ही करते हैं, स्क्रैप को बेचने से जो भी मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं बाई सेल ऑफ स्क्रैप। ये ऐसे ही कह रहा है कि आप जो भी बाई प्रोडक्ट को बेचने से रुपए मिले उसको अदर इनकम एक तरीके से मान लो और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग से लिख दो बाई सेल ऑफ स्क्रैप। मतलब मेन प्रोडक्ट की सेल्स में मत जोड़ो, अलग से उसको दिखाओ बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। या तीसरा तरीका है, सेल रेवेन्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट में बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, मान लो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 लाख रुपए और बाई प्रोडक्ट को बेचने से आपको मिले 50,000, तो आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट को बेचने से जो भी रुपए मिले वो माइनस कर दो। मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 लाख, बाई प्रोडक्ट को बेचने से मान लो 50,000 मिले तो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी 9,50,000। ऐसा भी कर सकते हो। या फोर्थ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट may be deducted from the cost of production of main product. Net realizable value means sale value of byproduct minus any post separation cost. ये कहता है बाई प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि सेपरेशन के बाद जो भी खर्चा होता है बाई प्रोडक्ट पर वो बाई प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू में से माइनस कर दो। जैसे बाई प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू है 50,000 और बाई प्रोडक्ट पर आपने 10,000 रुपये का एक्सपेंडिचर किया तो बाई प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 40,000। इस 40,000 को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। ये चौथा ट्रीटमेंट। 4 ट्रीटमेंट हमें दे रखे हैं कि आप बाई प्रोडक्ट के क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जॉइंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, बाई प्रोडक्ट की डेफिनेशन, बाई प्रोडक्ट का क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, और एक और दे रखा है जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैल्यू, जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है और बाई प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफ कंसिडरेबली लार्ज वैल्यू देन द अदर इट विल यूजुअली बी कंसिडर्ड द मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कन्वर्सली एनी प्रोडक्ट विच इज ऑफ कंसिडरेबली लेस वैल्यू इज लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज ए बाई प्रोडक्ट। इफ बोथ और सम और ऑल द प्रोडक्ट आर मोर और लेस ऑफ इक्वल वैल्यू दे आर लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज जॉइंट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर है, एक जैसी है, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, तो जिनकी वैल्यू कम है वो बाई प्रोडक्ट है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है वो जॉइंट प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव, हम जॉइंट प्रोडक्ट को इंटेंशनली बनाते हैं, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जॉइंट प्रोडक्ट बनाना है। मगर बाई प्रोडक्ट हम इंटेंशनली नहीं बनाते। जब हम जॉइंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके साथ में स्क्रैप बन जाता है, मतलब स्क्रैप हम जानबूझ के नहीं करते। जॉइंट प्रोडक्ट हम इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं, बाई प्रोडक्ट हम इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करते। वो तो जब जॉइंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो जॉइंट प्रोडक्ट इंटेंशनली प्रोड्यूस होता है जबकि बाई प्रोडक्ट इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं होता। केवल इतनी सी थियोरी दे रखी है और जो मैंने आपको मेथड बताए, जो आपको मैंने 5 मेथड बताए, वो 5 मेथड आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट कॉस्ट को किस तरीके से जॉइंट प्रोडक्ट में हम एलोकेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में थियोरी बहुत नाम मात्र की है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। इसके जो भी MCQs होंगे वो सबसे लास्ट में, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम सारे चैप्टर्स के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सब एक साथ बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, तब इसके भी MCQs उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।